हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल, क्या हो रहा है? ऑल थिंग्स इज गुड। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बेसिक बात हो गई थी। आज मैं इस काबिल हो गया है, हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम लोगों को अब लॉ के चरिए लॉ पढ़ना चाहिए। इसलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे पहली बात, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन हुआ कि सर एक बात बताइए, हर जगह फिजिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ, केस भी शुरू होता है तो केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, कंडीशन शुरू होता है तो हमेशा मतलब हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं। कोई लॉ है वन से, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, एसी, कुछ भी हो, कुछ भी लॉ है, हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसको जीरो से क्यों स्टार्ट किए सर? क्यों जीरो से स्टार्ट किए? इसके पीछे रीजन तो है, अब कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है। पहली बात बता दूं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है और जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि जीरो का क्या रीजन था। देखिए, जैसे कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें आती है ना कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, आपको छोटा काम मालूम ही नहीं होता, आपको छोटा काम मालूम ही नहीं होता। ठीक है? या जैसे एक मैथ में पहले बचपन में पापा लोग मम्मी लोग पूछते थे, ध्यान से सुनना, कि ये कुछ कैलकुलेशन देते थे कि ये बताओ ये करोगे तो क्या होगा, तो हम लोग नॉर्मली अपने दिमाग से सोच लेते थे। मैं दिमाग से सोच लेता था कि अच्छा ये इतना आंसर सटीक देता था, लेकिन कोई मुझसे पूछता था क्या किया तो मैं नहीं बता पाता था, मैं नहीं बता सकता था। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि हिंदी में हाउ मेनी 5 जा 20, कै पचे 20, हाउ मेनी 5 जा 20, तो तुम कहोगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, मतलब यू आर गेटिंग द आंसर, यू आर गिविंग द आंसर कि 4 में 5 का मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। तो मैं अब पूछूंगा कैसे किया, तो तुम कहोगे सर 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, लेकिन ये मेथड गलत है, ये मेथड गलत है। रियल में तुमने ये नहीं किया, रियल में तुमने ये नहीं किया। कभी जिंदगी में एक बात बताओ, जो आंसर आता है वो आंसर का ही कभी कुछ हम लोग करके फिर से आंसर निकालते हैं, ऐसा कभी होता है क्या रे? ऐसा कभी होता है क्या? एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है तो जो वैल्यू आती है उसी को पुट करके बनाने लगोगे आंसर, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं। तो आपने 4 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो रियल में आंसर तो 4 है, लेकिन 4 आपका कैसे है ये आपको खुद ही नहीं मालूम, खुद ही नहीं मालूम। जैसे मैं बोलूं हाउ मेनी 5 जा 50, हाउ मेनी 5 जा 50, आप फटाक से बोलेंगे सर 10 5 जा 50, अरे 10 क्यों बोल रहे हो, 10 ही तो आंसर है। तो वो आया कैसे, वो आया कैसे, वो बच्चों को नहीं मालूम है। मैं थर्ड फोर्थ की बात कर रहा हूं, मैं थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को अगर जो मैं पूछूंगा बेटा कै पचे 50, तो बोलेगा सर 10 5 जा 50, तो मैं बोलूंगा 10 कैसे आया, तो उसे नहीं आएगा। तो कभी कभी कुछ चीजें हम लोगों को आता है, आंसर भी आ जाता है, लेकिन प्रोसेस मालूम नहीं होता है, प्रोसेस मालूम नहीं होता है। सेम थिंग्स इज डन इन दिस चैप्टर, सेम थिंग, सेम चीज बना भैया। अभी एक और एग्जांपल मेरे ख्याल में आ रहा था, हाँ
अब देखो, ध्यान दो, ध्यान से सोचो, क्या बचे, हाउ मेनी 5 जा 50, 10 5 जा, हाउ मेनी 5 जा 15, 3 5 जा, हाउ मेनी 4 जा 24, 6 4 जा, हाउ मेनी 5 जा 40, 8 5 जा। अब मैं पूछ रहा हूं, हाउ मेनी 4 जा 6, हाउ मेनी 4 जा 6, हवा टाइट, हवा टाइट हो गई, दिमाग के बत्ती गुल हो गए। हाउ मेनी 4 जा 6, अरे सर आप तो गलत पूछ दिए, 2 4 जा तो 8 सुने हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो अब आपका दिमाग फिर गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आपको रियल में कैसे हम लोग 10 लाए, कैसे हम लोग 4 लाए, वो अगर जो प्रोसेस याद रहेगा तो आपको कंप्लीट कोई भी कुछ बोलेगा आपको कर लेंगे, आप कर लेंगे। मैं बस ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे न फोकस करके आप कंसेप्ट को ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। अगर जो आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो 50 क्वेश्चन भाई साहब आपके मुंह पे फेंक दिया जाए, आप 50 का हो सकता है 50 मिनट में आंसर निकाल के चुटकी में बजा देंगे 50। लेकिन अगर जो आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, आपको 2 क्वेश्चन में खटिया टाइट हो जाएगी। जैसे मैं 10 बचे 50 पूछा, आप बता दिए, 8 बचे 40 कै बचे, हाउ मेनी 5 जा 40, 8 5 जा, हाउ मेनी 4 जा 20, 5 4 जा। लेकिन जब मैं डिफिकल्ट पूछ दूंगा तो आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जैसे मैं पूछा हाउ मेनी 4 जा 6, आपके हवा टाइट। अभी वही नहीं, मैं पूछूंगा हाउ मेनी 9 जा 6, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोसेस नहीं आता, मुझे कंसेप्ट नहीं आता। तो ये समझिए आप हमेशा ये, बल्कि मैं जनरल फिजिक्स की बात कर दिया, ये यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले बना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहले क्या बना? फर्स्ट लॉ। क्या होता है वो बाद में देखेंगे। फिर बना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और जब सब कुछ बनने जाने के बाद फिर लोग बोले कि अरे ये क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये आपको बताया ही नहीं। तो इसलिए हमें मजबूरी में उसको बताने के लिए एक अलग से लॉ बनाना पड़ा, एक अलग से लॉ बनाना पड़ा। अब चूंकि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पूरा ऑलरेडी हो चुका था, मैं देखो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में बेसिकली हम लोग डील करेंगे टेम्परेचर के बारे में। थर्मल है, हीट एनर्जी है, टेम्परेचर के बारे में डील करेंगे। समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और सेकेंड लॉ में बेसिकली हम लोग टेम्परेचर से डील करेंगे कि अगर जो कोई भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट लॉ बन गया, खुश, दुनिया चलने लगी। सेकेंड लॉ बना, खुश। अब कोई आके बोला कि अच्छा तुम टेम्परेचर चिल्ला रहे हो, कभी टेम्परेचर बताए क्या कि टेम्परेचर क्या होता है? बताए क्या आपने? आप टेम्परेचर चिल्ला रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर ये करेंगे, टेम्परेचर वो करेंगे, टेम्परेचर क्या करेंगे? क्या आपने टेम्परेचर के बारे में कुछ बताया क्या? और जब नहीं बताया तो फिर आपने फर्स्ट सेकेंड लॉ कैसे बना दिया? फर्स्ट सेकेंड लॉ कैसे बना दिया? न्यूटन साहब अगर जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर में वेलोसिटी के बारे में नहीं बताते, मास के बारे में नहीं बताते, स्केलर क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकते, तो फर्स्ट लॉ कैसे बना देते? तब मोमेंटम कैसे बता देते? समझ में आ रहा है ना? जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब एक बॉडी का मोमेंटम में चेंज होना वही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब साला आप यही नहीं बताया कि मोमेंटम क्या होता है, तो फिर काहे का आपका लॉ और काहे का आपका तर्क? तो यही काम इसके, यही एक्सीडेंट इनके साथ हो गया। साइंटिस्टों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा दिया, बता दिया, खूब दुनिया चली 20-30 साल तक। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आया, वो भी खूब चला। लेकिन कोई आके पूछ दिया भाई साहब जब से में टेम्परेचर की बात कर रहे हो टेम्परेचर ही नहीं बताया आप, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए मजबूरी में हम लोगों को एक और लॉ बनाना पड़ा और जिसमें यह डिफाइन करना पड़ा कि रियल में टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर अरे वो नहीं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इज टेम्परेचर। वो तो एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो सब लोग बताते हैं। अब मैं रियल में लिखवाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। और ये थर्मोडायनेमिक्स का ही देन है
ये थर्मोडायनेमिक के चैप्टर का आप शुक्रगुजार होइए कि उसने करेक्ट डिफिनीशन बताया कि टेम्परेचर का क्या होता है। वो रेडीमेड फॉर्मूला हर टीचर हर लोग बताते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इज टेम्परेचर, लेकिन जो सच्चाई है उसको आज देखेंगे। इसीलिए हम लोगों को बना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले क्या होता है उसको लिखो, फिर बाद में समझते हैं। लिखिए द टू सिस्टम in thermal equilibrium separately with a third system are in thermal equilibrium with each other with each other दूर दूर कर तक बात समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूं ना, तो वो मैं लिखवा दिया, आप समझते हैं उसको। जैसे ठीक है, अगर जो ये ए है ये बी है, टी ए इक्वल टू टीबी, टी ए इक्वल टू टीबी, ए बी है और ये सी है, तो टीबी इक्वल टू टीसी। अगर सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। अगर जो सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम, अरे भाई तू सुन ना, यहां अगर जो ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री है, तो इसको क्या होना चाहिए, 50 डिग्री। तो ये क्या, इसलिए देन ए एंड सी, टी ए इक्वल टू टी सी होगा, टी ए इक्वल टू टी सी होगा। मतलब इफ द सिस्टम ए एंड, लिख लो एक्सप्लेनेशन लिख लो, नीचे लिखो हेडिंग, पहले इस फिगर को बना लो, इस फिगर को बना लो और लिखो, फिगर लिखो। इफ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, system A and B are in thermal equilibrium, and then if we connect the system B with C and this is also in thermal equilibrium, then we will say that the system A and system C also is in thermal equilibrium, also is in थर्मल इक्विलिब्रियम। मैथ में पता नहीं, तुम लोग रिलेशन में एक चैप्टर पढ़े, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। पता नहीं तुम लोग कितना आ रहा है, ये मैथ की बात है, पूरी मैथ में बस बता दिया, ये जरूरी भी नहीं है। आप क्या समझिए, अगर जो ए का बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी यही वाला बी साला यहां है, यहां बी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब ये पता कैसे करेंगे, ये पता कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सिस्टम ए और सिस्टम बी को हम लोग आपस में कनेक्ट करवाए, ये वॉल है ना, ये वॉल क्या है, ये डायथर्मिक वॉल है, डायथर्मिक वॉल, चाहे इसी को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल बाबू,
क्या? कंडक्टिंग वॉल। अच्छा, हाँ, मान लो ए और बी डिफरेंट टेम्परेचर पे थे और दोनों को आपस में मिलाया और दोनों में टेम्परेचर का एक्सचेंज हुआ, होते होते कब तक हुआ जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया सर। फिर बी वाला गया यहां और यहां इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन किया। तो अब ये मान लो कि यहां अगर जो मान लो कि ये क्या है 25 और ये भी कितना है 25, और अब मान लो कि इसका फिर से अगर जो थर्मल इक्विलिब्रियम में इसका कितना हो गया 25 और 25, तो जब ए का सी के साथ कनेक्ट करोगे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब ए का सी के साथ जब कनेक्ट किया तो एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हुआ, और ये प्रूफ करता है कि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हुआ, मतलब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है भाई साहब। तो यही है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ से क्या फायदा मिला? तो रियल में जीरोथ लॉ गिव द आइडिया अबाउट द टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट। लिख लो क्या? पहला पॉइंट लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द आइडिया अबाउट द टेम्परेचर, चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए डिफाइन टेम्परेचर, गिव द डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर। पहला लिखिए, टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which is responsible for the thermal equilibrium of the systems. Temperature is the physical quantity which is responsible for the thermal equilibrium. One. दूसरा, temperature is the physical quantity which decide the flow of heat energy. कहां से कहां तक जाएगा ये टेम्परेचर ही तो डिसाइड करता है। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर यही तो डिसाइड किया है। मतलब ए से बी को जाएगा कि बी से ए को जाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। अगर जो इसका हाई होगा इसका लो होगा तो हीट इधर से इधर फ्लो करेगा, और इसका अगर जो हाई हुआ इसका लो हुआ तो हीट इधर से इधर फ्लो हुआ। मतलब लिख लो सेकेंड पॉइंट में, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। राइट डाउन। तो सर ये बताइए आप इसमें नया क्या बता दिए सर जी? तो नया कुछ भी नहीं बताए, लेकिन हम देखो ध्यान से सुनना सर, इसमें नया क्या बताया? मैं तो ये जानता ही था कि जो हीट का फ्लो कहां से कहां तक होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है, पहला। दूसरा, ये भी तो हम जानते ही थे, बल्कि थर्मोडायनेमिक नहीं पढ़ते थे उससे पहले जानते थे कि अगर जो टेम्परेचर ही थर्मल इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है। तो इसमें आपने नया क्या बताया? तो इसमें नया मैंने कुछ नहीं बताया। ये ध्यान से सुनना, फिजिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है और वो पूरे सब्जेक्ट को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम लोगों की मजबूरी इतनी होती है कि हम लोग सब चीज को एक साथ पढ़ेंगे तो पचा ही नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये मानव जाति, ये इंसान लोग अपने अपने हिसाब से चैप्टर को डिवाइड कर दिए, चैप्टर को कैटेगराइज कर दिए, हालांकि पूरी फिजिक्स एक साथ है। और ये रूल, ये इंसानियत, ये धर्म अभी एडवांस में बाकी है। ये एडवांस, ये जात पात भेदभाव कैटेगरी नहीं मानता। एडवांस जात पात कैटेगरी कैटेगराइज ये सब कुछ भी नहीं मानता, उसके लिए सब कुछ सेम है। आपको पूरी फिजिक्स आना चाहिए, इसीलिए एडवांस के क्वेश्चन टफ होते हैं, क्योंकि उसमें ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा एडवांस में क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो भाई साहब फिजिक्स से आते हैं। कहां से आते हैं? फिजिक्स से आते हैं। मतलब उसमें पूरे फिजिक्स से क्वेश्चन आता है,
मतलब इसीलिए लोग कहते हैं कि एडवांस टफ है। हाँ टफ है, क्योंकि उसमें पूरे फिजिक्स के से आता है, पूरे फिजिक्स से। मतलब उसमें कौन सा वो आपका मन है, आप डिसाइड करते बनिए। आपने ये फालतू का बना दिया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक, आपकी मर्जी, आपने बनाया ना अलग अलग, तो आप देखते बनिए कि मैंने कहां से दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो कहां कहां से कनेक्ट दे दिया। मैंने पूरा फिजिक्स से क्वेश्चन दिया, मैंने कभी किसी का जात पात का भेदभाव नहीं किया, और इसीलिए क्या है, टफ है। इसीलिए क्या है, टफ है। समझ में आया? तो ये कहानी है। तो ये जो बातें हो रही है ऑफ कोर्स पहले भी हो चुकी थी, लेकिन पहले हो चुकी थी तो पहले ये कोई भी चीज पैरेलल चलता है। ये नहीं कि थर्मोडायनेमिक, जैसे ध्यान से सुना, ये नहीं कि सर थर्मोडायनेमिक बाद में पढ़ते हैं तो उसका इन्वेंशन बाद में हुआ क्या, सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पहले पढ़ते हैं तो पहले हुआ क्या। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये अलग इन्वेंशन हो रहा था, वो अलग इन्वेंशन हो रहा था, वो अलग इन्वेंशन हो रहा था। तो दो सब कुछ अलग है। जैसे सर इधर हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़े, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े, उधर हम लोग लाइट के बारे में पढ़े तो लाइट बाद में आई क्या, ऐसा बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल क्या जरूरी है ही नहीं साला। लाइट की एक अपनी अलग कहानी थी, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की अलग कहानी थी। तो ये डिसाइड नहीं करना कि थर्मोडायनेमिक, जैसे अगर तो मैं पूछूं अच्छा केटीजी पहले आया कि थर्मोडायनेमिक, तो नहीं मालूम, दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आएंगे या अलग अलग आए होंगे। अच्छा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहले आया सर कि लाइट आई, नहीं मालूम, सब एक साथ आए होंगे। लाइट एक अलग हो रही होगी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अलग रहा होगा। तो इसीलिए एडवांस में टफ क्यों हो जाता। गॉट माई पॉइंट? जस्ट फोकस, दिमाग को फोकस करो। एडवांस के क्वेश्चन क्यों टफ हो जाते, क्योंकि उसमें भाई साहब चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, फिजिक्स से क्वेश्चन आते, पूरे चैप्टर को कंबाइन करके आता है। एडवांस भेदभाव नहीं करता, कैटेगराइज नहीं करता, वो पूरे को कंबाइन दे। आप देखते बैठो, आपने झंझट पाला है, आप देखिए। तो मैं आपको ये मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूं कि आप ये मत करिए अरे मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया, अब मैं एडवांस में क्वालिफाई हो जाऊंगा। घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, ये बात जान जाओ। अगर जो आपका सारा चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा, पता चलेगा क्या पढ़ रहे हो, पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, और उसमें पूछेगा ना, ध्यान से सुनना, पूछेगा कि एक चार्ज है और चार्ज पे फोर्स लगा और फोर्स लग के एक्सेलरेशन हुआ, और बताओ कितने दूर चार्ज जाएगा। लो करते रहो कंसेप्ट लगा के। सर ये क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है कि काइनेमेटिक्स का है, कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, सबका क्वेश्चन है, सबका भाई साहब क्वेश्चन है। जब उसमें फोर्स निकाला F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो किसका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फोर्स निकालने के बाद साला एक्सेलरेशन निकाला तो काइनेमेटिक्स का, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद वो कितनी दूर गया, उसमें कितना फोर्स लगा, वो मतलब किसका हो गया, काइनेमेटिक्स। और अगर जो वही में पूछ देता कि अच्छा बताओ उसमें कौन कौन सा और सब फोर्स लगा, तो और कुछ बात होगी। तो एडवांस के जो चैप्टर होते हैं, एडवांस के जो टॉपिक होते हैं, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, वो मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। और इसीलिए आपको अपना सोचने का तरीका, सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। चीजों को कनेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा कि सर अच्छा काइनेमेटिक्स में ये पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकते हैं, तो क्या यहां पे वैलिड होगा? बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल होगा। यह आपकी जो गलती है कि आप केटीजी को छोड़ के केटीजी को पकड़ लिए, केटीजी को छोड़ के वहीं केटीजी को पढ़ के वहीं छोड़ दिए, ये आपकी गलती है। आप उसको माइंड में लिए रहिए। तो समझ में आया? पहली बात तो लोग, बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि साला एडवांस की तैयारी कैसे करते हैं, एडवांस होता क्या है, एडवांस के लिए कैसे माइंड को प्रिपेयर करना चाहता है। आज मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाया एडवांस का। आप इस साल का पेपर देखिए भाई साहब, होश गायब हो गए, होश तक गायब हो गए। मैंने सॉल्व किया, मुझे भी मतलब आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया, होश गायब हो गए भाई साहब। क्यों? क्योंकि हम आप और लोग दुनिया में चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कनेक्ट करना सीखिए, आप कंसेप्ट डेवलप करना सीखिए, तब आप कहीं जाके
एडवांस के काबिल हो पाएंगे। मैं आपको लायक बता रहा हूं। ये आपको समझ में आया ना? ये आपको जीरोथ लॉ समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जीरो लॉ? अगर जो दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसका एक सिस्टम तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहला वाला और तीसरा वाला आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। जीरोथ लॉ हो गया। इससे क्या हुआ? ये जीरोथ लॉ गिव द डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर आता है, एग्जाम में आता है। बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव द डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर? जीरोथ लॉ एग्जाम में आता है। जो बात मैं मुंह से बोल देता हूं ना, वो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो सब भाई साहब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप हर एक चीज को एकदम दिमाग से सुनिए और कंसंट्रेट होकर सुनिए। अच्छा, फिर डिफिनीशन क्या हुआ? टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। दूसरा, टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। सही है, 2 हो गया। अच्छा सर, अच्छा ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अनन्या को जानता हूं, अनन्या सोहित को जानती है, तो जरूरी नहीं कि मैं सोहित को जानता हूंगा। नहीं जानता, साला जानता तो लड़ाई झगड़ा और मार कुटैया नहीं हो जाता है। जिस दिन मैं इन सोहित को जान जाऊंगा तो हम दोनों लोग थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, मतलब कहानी गड़बड़ हो जाएगी। मेरा अफेयर अनन्या के साथ, अनन्या का अफेयर मेरे साथ भी और सी के साथ भी। और जिस दिन तो अब अनन्या बचेगी कैसे? अनन्या बचेगी कैसे कि ये वाला इसको न जानता रहे। जिस दिन ये जान जाएगा उस दिन तुम जान से जाओगे ना। एक बहुत फेमस डायलॉग है, कौन सी मूवी का है मैं नहीं जानता, उसमें था ना कि भाई साहब जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे ना उस दिन जान से जाओगे। बहुत फेमस डायलॉग है, जिस दिन मुझे जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। जान से मतलब यू विल डेड। व्हेन यू आर एबल टू नो मी देन इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो बहुत गजब डायलॉग है, जिस दिन तुम मुझे जान गए ना उस दिन जान से जाओगे। तो मैं अनन्या को जानता, अनन्या सोहित को जानती, और जिस दिन मैं और सोहित को जान गया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ हो गया। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ लेते हैं। अभी टाइम बहुत है, हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सर इसके न्यूमेरिकल, कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, आपको बस स्टेटमेंट या क्या क्या याद रखना है? स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट याद करके क्या उसका यूज हुआ, एप्लीकेशन हुआ, वो बात याद रखना है। ये कंडीशन याद रखना है। मजा दे चाहिए इश्क और प्यार का मजा लीजिए। फर्स्ट, इसको और अच्छे से लिख दूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसी को क्या बोलते हैं? FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, देखिए आप बता पा रहे हैं कि नहीं। क्या हीट एनर्जी से वर्क किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी वी कैन डू वर्क। आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि रियल में हमारा इंजन यही काम भी करता है। जब हम लोग इंजन को हीट एनर्जी देते हैं तो उसमें पिस्टन जो होता है, सिलेंडर ऊपर नीचे आता है, और ऊपर नीचे आने से वो पहिया घूमता है। डिस्कस करेंगे, वो हीट इंजन पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में। भाई साहब मजा ना आ जाए तो बताना तुम मुझसे आके मिलना ना। तो
खैर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हीट एनर्जी से हम लोग, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, और ये पहली बार कौन डिसाइड किया था? जूल ने। याद करो, याद करो, 1 कैलोरी इक्वल टू 1 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। याद करो, किसमें पढ़ाया था? कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब हीट कैन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी वी कैन डू वर्क। पढ़ाया था, क्या पता था? ठीक है, अब मैं बोलता हूं वो सुनिएगा। अगर जो कोई एक गैस सिस्टम है, एक गैसियस सिस्टम है, और बार बार मैं बोलूंगा नहीं, ये अगर जो ये क्लोज बना दिया तो कौन सा गैसियस सिस्टम है? क्लोज। क्लोज है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए? कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हुआ है, यही ना। मास कैन नॉट बी एक्सचेंज, और जब मास एक्सचेंज नहीं होगा तो मोल्स सेम रहेगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अब वो नहीं बता रहा है एन इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सब बताऊंगा तो फिर केटीजी ना पढ़ा दूं। गैसियस सिस्टम है, गैसियस भाई साहब सिस्टम है। मैंने इसको हीट दिया dq, क्या दिया? dq हीट दिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा। साले सुन, मैंने तुमको पैसा दिया 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपया। 2000 काय को? चलो तुम भी याद करोगे यार, 5000 दे दिया। कितना? 5000। 5000 दिया, और तुम बाहर पढ़ रहे हो, हॉस्टल में हो। अब उस 5000 का तुम दो यूटिलाइज करोगे, दो तरीके से यूटिलाइज करोगे। क्या क्या? एक, अपना खर्च, अपना जो महीने का जो मंथली का एक्सपेंडिचर होता है उस पे आप करेंगे। अब वो एक्सपेंडिचर में आप हो सकता है कि खाना, रहने का, रूम का, आपको सब कुछ का, आपके मोबाइल फोन्स के रिचार्ज का, ये सब इंक्लूड हो गया। एक तो ये काम करोगे, और दूसरा काम अनन्या को ले जाओगे घुमाने। अनन्या को क्या करोगे? घुमाने। अब देखो, ध्यान से सुनो, अब खर्चे आपके ज्यादा हैं तो आप हो सकता है कि 4000 रुपया खर्च के लिए रखे और 1000 रुपया अनन्या को घुमाने के लिए, फिराने के लिए, पिक्चर दिखाने के लिए, मूवी दिखाने के लिए, और तमाम जो भी काम होते होंगे, शॉपिंग करवाना, लिपस्टिक दिलवाना, जो भी होता होगा वो करवाने के लिए रखेंगे। मतलब अगर जो मैं पैसा दूंगा तो आप रियल में कितने काम करेंगे? दो। एक काम करेंगे, आप अपना खर्च निकालेंगे, अपना खुद का खर्च, अपना खुद का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रूम का फलाना ढिमकाना वो, और दूसरा काम करेंगे आप अनन्या का रिचार्ज करवाएंगे, अनन्या का ये करेंगे, अनन्या का वो करवाएंगे, अनन्या फलाना ढिमकाना सब करवाएंगे। दिस इज द सेम प्रोसेस हैपन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। If I will give heat to the system, then gaseous system has two job. कितना काम करेगा? दो। Either it will increase the energy, और जो एनर्जी मतलब अपना पहले क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा इंटरनल। और दूसरा जो हीट बच जाएगा उसको क्या करेगा? वर्क डन में यूज करेगा। किस में करेगा? वर्क करने में यूज करेगा। अच्छा सर, क्या मेरा 5000 रुपया अगर जो आया पॉकेट मनी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा अपने खर्च में यूज कर लूं, अनन्या पे यूज नहीं करोगे? साला नहीं करेगा तो अनन्या रहेगी नहीं तुम्हारे पास, ये भी बात है। अनन्या कोई और रास्ता देखेगी, अनन्या कोई और देखेगी मुर्गा। आई एम सॉरी, मतलब लड़कियों को मैं कुछ ऐसा, ये इट वॉज जस्ट जोक सपाट। इस धारावाहिक की, इस सीरियल की सारी घटनाएं काल्पनिक है, कृपया इसको वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस धारावाहिक की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका असल लाइफ से, रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो सर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं 5 का 5,000 सिर्फ और सिर्फ अपने खर्च में यूज कर लूं? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और होगा तो आपको कुछ बलिदान देना पड़ेगा, आपको कुछ बलिदान देना पड़ेगा। आपकी गर्लफ्रेंड
नहीं रहेगी। अच्छा सर, तो एक काम करिए कि मैं पूरा 5 का 5,000 अनन्या को खर्चा कर दे रहा हूं, ये भी नहीं होगा। अगर जो आप पूरा का पूरा 5,000 अनन्या को खर्च कर लेगा, साला खाएगा क्या तुम, और खाएगा नहीं तो जिएगा क्या, और जिएगा नहीं तो उस पर मरेगा कैसे, उस पर मरेगा कैसे, उसको भी तो देखना है। तो दोनों काम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जो किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, और जो बचा हुआ हीट है वो वर्क डन में यूज होगा। और हो सकता है कि पूरा का पूरा हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाए, पूरा का पूरा हीट एनर्जी वर्क डन में यूज हो जाए। इसका कहीं जिंदगी, असल जिंदगी से लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। समझ में आया? Got my point? If I will give dq amount of heat to that system, then some of its energy, heat energy, is used to change the internal energy of the system by changing the potential energy and kinetic energy. As I have already discussed in front of you, that what is internal energy? It is the sum of kinetic energy and potential energy. Again, we will discuss, and rest of heat energy we will use to do work ऑन द सिस्टम या तो बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब हो सकता है सिस्टम के द्वारा काम कर लिया जाए या सिस्टम पे काम कर लिया जाए, वो सब डिस्कस करेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम क्या होता है वो सब देखेंगे। आप स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखियो। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट energy given to the thermodynamical system, it states that amount of heat energy given to the thermodynamical system is used for change in internal energy and work done by the system। स्टेटमेंट लिख लो, फिर फील करवाता हूं। गैसीय सिस्टम को dq हीट दिए, ये गिवन किया, तो इसका क्या चेंज होगा? चेंज होगा इंटरनल एनर्जी, चेंज मतलब डेल्टा यू, और वर्क डन। अगर जो मैं dq हीट दूंगा तो कुछ du होगा, क्या होगा? du होगा प्लस dw होगा। और इसको बोलते क्या है? ये बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से। अगर जो मैं तुमको 5,000 रुपया भेजा तो तुम्हें पूरा का पूरा 5,000 रुपया मिलेगा कि नहीं? हो सकता है भैया, हो सकता है कि उसमें 10-20 रुपया बैंक वाले काट ले, लेकिन क्या 15 रुपया कहीं उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर जो मैं 5,000 रुपया तुम्हें दिया तो वो बैंक वालों की चोरी है कि वो 15 रुपया काट के आपको रेस्ट ऑफ मनी दिए, लेकिन क्या 5,000 का 5,000 पूरा मनी इस सराउंडिंग में है। दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अगर जो यहां से मैंने 60 जूल एनर्जी दिया और अगर जो इंटरनल एनर्जी में 40 जूल खपत हो गया तो ऑफ कोर्स 20 जूल, अगर जो हीट लॉस नहीं होता है, अगर जो कहीं हीट का लॉस नहीं होता है सराउंडिंग में, हम मान के चलते हैं, तो जो 20 जूल वर्क होगा, वो 20 जूल जो एनर्जी होगा वो वर्क डन में यूज होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहा हूं, क्या? बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब ध्यान से सुन ले, अगर जो मैं 60 जूल एनर्जी दिया और इंटरनल एनर्जी 40 जूल में यूज किया, तो बताओ वर्क डन कितना कितना यूज होगा? तो 20 जूल। अगर जो उसमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, वो दिया रहेगा। अगर जो नहीं दिया रहेगा तो भी मान लेगा, ये भी बात है बाय डिफॉल्ट। अगर जो कुछ नहीं दिया रहता है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है सराउंडिंग में, तो बाय डिफॉल्ट आप मान लेंगे कि एनर्जी का सराउंडिंग में लॉस नहीं हुआ ना। जैसे हीट एनर्जी देंगे तो साउंड एनर्जी फलाना ढिमकाना 50 तरीके का लॉस हो सकता है, वो लॉस नहीं हुआ। तो अगर जो मान लो मैंने हीट दिया 100 जूल का और इंटरनल एनर्जी यूज किए 30 जूल, तो बाकी सारा हीट कहां गया? वर्क डन करने में। क्या? वर्क डन करने में। अच्छा, इसमें dq क्या है? अच्छे से लिख दूं, dq है हीट एनर्जी सप्लाइड, dw क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, नहीं लिख रहा हूं, ऑन द सिस्टम बाय वर्क डन बाय गैस लिख लो। फिर du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब बच्चों को डाउट क्या होता है, साला ये du को ना पोटेंशियल एनर्जी साले सब समझते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन में पढ़ के चलते हैं कि U इक्वल टू mgh, तो ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, याद रखेंगे, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है, ये याद रखना। du क्या है? इंटरनल एनर्जी। du इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। डाउट मत करना, क्योंकि वहां तुम्हें कसम है आईआईटी की कि du को पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में नहीं समझेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। अब हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। इसीलिए तो इस मार्कर से लिखने का मन नहीं करता यार, ये मिटता ही नहीं है। हेडिंग डाल लो, स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अभी कौन सा हम लोग पढ़े? डिफरेंशियल फॉर्म। और आपने देखा होगा डिफरेंशियल फॉर्म में सिर्फ एक सिस्टम की बात हो रही है। अब हम लोग दो दो सिस्टम की बात करेंगे। लिखो, स्टेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मार्कर इकट्ठ हो लिया जाए। जैसे मान लो ये P1 V1 T1 है, P1 V1 T1, और P2 V2 T2, और मैंने कुछ प्रोसेस लगाया ना, डेल्टा क्यू गिवन हुआ, या क्यू गिवन चाहे सप्लाइड। ये सिस्टम, ये क्या है? ये ए है, ये बी है, ये स्टेट
फर्स्ट है ए स्टेट, सेकेंड है। एक सिस्टम है जिसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1, T1 है। मैंने कुछ हीट एनर्जी दिया और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का यूज किया, उसको स्टेट 2 में चेंज किया, तो जो हीट एनर्जी का अमाउंट होगा सेम वही स्टेटमेंट। कुछ उसके पार्ट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगेगा और कुछ पार्ट वर्क डन में, मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। स्टेट फॉर्म। भाई साहब एक बात बता दूं, Q जनरली कैलोरी या जूल में होगा, डेल्टा U कैलोरी और जूल में होगा, वर्क डन जूल या कैलोरी में होगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपको आ रहा होगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.8 जूल होता है, ये बात याद रखेंगे। नहीं, 1 जूल इक्वल टू होता है 4.18 कैलोरी होता है। अरे मैं भूल गया क्या, रुक जा मैं देख लूँ बाबू, पता नहीं कहाँ क्या क्या हो जाता है, घटनाएं घटित होती रहती है। देख लेना तुम लोग, हमें लग रहा है सही है। 1 जूल इक्वल टू 4.18 कैलोरी। सही है, ठीक है, वो सब देख लेना, डाउट है, डाउट। 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी, ये नोट से देख लेना ना। तो लिख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। इफ टोटल हीट Q is supplied to the system and system is doing work on the surrounding, if total heat energy Q supplied to the system and system is doing work on the surrounding and change in internal energy of the system, then we can write Q equal to delta U plus W, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। या दूसरा स्टेटमेंट लिख लो, दूसरा स्टेटमेंट 2 लिख लो, या और अनदर डिफिनीशन लिख लो, अनदर डिफिनीशन ऑफ FLT लिख लो। वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, whatever heat energy supplied to the system, it will utilize in two parts. It will utilize is two parts. One part of the heat energy used to change the internal energy of the system, and other part is used to do work on the surrounding, तो ये आपका पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। जीरोथ लॉ का क्या मैंने सिखाया, मैंने आज सिखाया जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ को मैंने ये बताया कि जीरोथ लॉ क्यों पहले आया, हालांकि ये जो जीरोथ लॉ है वो फर्स्ट और सेकंड के बाद डिस्कवर हुआ। क्यों इसमें डिस्कवर हुआ, क्या करने की जरूरत पड़ी, वो डिटेल में बताया आपको। रियल में इसमें हम लोग इसमें सब कुछ बात किए। अगर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब अभी बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सिखाया कि जीरोथ लॉ होता क्या है। अगर जो A का B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और B का C के साथ इक्विलिब्रियम है, तो A का C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि
हम लोग को टेम्परेचर का करेक्ट डिफिनीशन नहीं मिला, मतलब टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी विल डिसाइड द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। दूसरा थर्मल टेम्परेचर ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है। 2 बात। फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे आए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। ये बात याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस इफ एनी सिस्टम इन एनी न्यूमेरिकल, अगर जो दिया रहेगा कि हीट लॉस हो रहा है तभी, नहीं तो एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड होगा। ठीक है ना, उसको डिटेल में डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हीट एनर्जी के बारे में। हालांकि मैं कर चुका हूं। हीट एनर्जी का 2 काम होता है, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टू चेंज द स्टेट। फिर इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे फिर से, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर जो आपका वो उधर छूटा भी है, अगर जो नहीं है तो भी यहाँ वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये डिस्कशन हो जाने के बाद फिर हम लोग कुछ और आगे क्या पढ़ते हैं वो देखते रहिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।